हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कंसेप्ट के बारे में जिसे बोला जाता है स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट की बात करो, स्विच स्टेटमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, स्विच स्टेटमेंट की बात की जाए तो स्विच स्टेटमेंट का यूज आपके प्रोग्राम में मेन्यू ड्रिवन फीचर्स को एड ऑन करने के लिए किया जाता है। मतलब सिंपल वर्ड में अगर बात की जाए तो अगर आप आपके प्रोग्राम को मेन्यू ड्रिवन बनाना चाहते हो, मेन्यू ड्रिवन मतलब क्या, किसी मेन्यू के अकॉर्डिंग आप आपके प्रोग्राम को ड्राइव करना चाहते हो। मतलब सिंपल वर्ड की अगर बात की जाए तो मान लो कि आप किसी होटल में गए और होटल में आपके सामने क्या अवेलेबल है, एक मेन्यू, और उस मेन्यू के अकॉर्डिंग ही आप चीजों को क्या करना चाहते हो, मैनेज करना चाहते हो कि आपको ये ऑर्डर करना है और ये ऑर्डर नहीं करना है। तो अगर आपको आपके प्रोग्राम को भी किसी मेन्यू के अकॉर्डिंग मैनेज करना है तो आप किसका यूज करोगे, स्विच स्टेटमेंट का। अभी मैंने थ्योरेटिकली बोला है मगर इसको मैं काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आगे। डन। अब यहां पर अगर मैं स्विच स्टेटमेंट की बात करूं तो स्विच स्टेटमेंट को अगर मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक। डन। अब यहां पर सबसे पहले अपन बात करते हैं स्विच के बारे में। स्विच, स्विच का मतलब क्या होता है। अगर अपनी देसी लैंग्वेज में बात करें तो स्विच को अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं, खटका। जो पुराने लोग हैं उनको पता होता है कि अपन नॉर्मली वर्ड यूज करते थे खटका, कि भाई खटका दबा देना। डन। नॉर्मली जो नई जनरेशन है वो वर्ड यूज करती है स्विच, वो खटका वर्ड कहीं ना कहीं गायब हो चुका है। ठीक है, इट्स ओके। डन। तो स्विच का मतलब क्या होता है, खटका। अगर कोई गांव वाला व्यक्ति तो गांव में वो स्विच वर्ड यूज नहीं करते, वो खटका ही वर्ड यूज करते हैं। डन। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं यहां पे बात करता हूं स्विच के बारे में तो स्विच क्या होता है। स्विच की बात की जाए या खटके की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट को मैनेज करता है। स्टेट, स्टेट मतलब क्या, स्थिति। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके घर में एक बल्ब लगा हुआ है, एक ट्यूबलाइट लगी हुई है और उसका एक स्विच है। तो आपने क्या किया, आपने स्विच को प्रेस किया तो क्या हो गया, वो बल्ब ऑन हो गया। मतलब उस बल्ब की स्टेट को कौन मैनेज कर रहा है, वो स्विच। डन। आपने दोबारा प्रेस किया तो बल्ब क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। तो इस केस में उसकी दूसरी स्टेट को कौन मैनेज कर रहा है, वो भी मैनेज कर रहा है आपका स्विच। तो स्विच क्या करता है, स्विच किसी भी पर्टिकुलर वर्किंग की स्टेट को मैनेज करता है। आपके फैन को ऑन करना है आप स्विच का यूज करोगे, आपको फैन को ऑफ करना है आप स्विच का यूज करोगे। डन। नॉर्मली हमारे घर में जितने भी स्विच होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी भी प्रोसेस की स्टेट को मैनेज करते हैं, नॉर्मली ऑन या ऑफ। डन। मगर प्रॉब्लम यह है कि हमारे घर में जितने भी स्विच होते हैं वो सारे के सारे स्विच केवल और केवल दो स्टेट को मैनेज करते हैं, ऑन या ऑफ। बट कई स्विच ऐसे होते हैं जो कि मल्टीपल स्टेट को मैनेज करते हैं। नॉर्मल स्विच केवल दो स्टेट को मैनेज करते हैं, ट्रू या फॉल्स या फिर ऑन या ऑफ। मगर कई स्विच ऐसे होते हैं जो कि मल्टीपल स्टेट को मैनेज करते हैं। तो क्या आपने ऐसा कोई स्विच देखा हुआ है, बिल्कुल आपके घर में अवेलेबल है। तो वो होता है आपके घर में जो पंखा लगा हुआ है, फैन जो लगा हुआ है, उसका रेगुलेटर। वो जो रेगुलेटर होता है वो मल्टीपल स्टेट को मैनेज करता है। आपने एक चीज नोटिस करा होगा कि उस रेगुलेटर में सबसे छोटा वाला, सबसे मिनिमम पॉइंट कौन होता है, जीरो। तो जीरो का मतलब क्या हुआ, ऑफ। फिर आपने उसको घुमाया, मतलब क्या, स्लो। अगला मीडियम, अगला तेज, उसके बाद बहुत तेज, उसके बाद भिन्नाट। मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है कि आप आपके जो फैन है उसकी स्टेट को मैनेज कर रहे हो। डन। स्लो, मीडियम, तेज, बहुत तेज, भिन्नाट, एक तरीके से क्या कर रहे हो आप, उन चीजों को मैनेज कर रहे हो। तो यहां पर भी अगर हमारे प्रोग्राम की बात की जाए तो हमारे प्रोग्राम में अगर आपको स्टेट को मैनेज करना है, स्टेट को मैनेज करना मतलब क्या, कि आप चाहते हो कि आपके प्रोग्राम का ये कोड वर्क करे, बाकी सारे कोड वर्क ना करें, ये कोड वर्क करे, अदर कोड वर्क ना करे। तो इस प्रकार से अगर आप प्रोग्राम में स्टेट को मैनेज करना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे, स्विच स्टेटमेंट का। डन। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि स्विच स्टेटमेंट का जो यूज होता है वो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स के लिए होता है। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम मतलब क्या, किसी मेन्यू के अकॉर्डिंग डिराइव्ड होने वाले प्रोग्राम। अब मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम होते क्या है, तो उसको समझने के लिए अपन सिंपल एग्जांपल पे जाते हैं। मान लो कि आप किसी होटल में खाना खाने गए। डन। अब उस केस में क्या होगा कि आप जैसे एंटर करोगे, आप टेबल पे बैठे और उस केस में आपके सामने एक मेन्यू होगा। डन। और मेन्यू में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और आप उन ऑप्शंस में से अपने काम की जो चीज होगी वो क्या करोगे, चूज करोगे। डन। जैसे फॉर एग्जांपल मेन्यू आपका था, आपने ऑर्डर कर दिया वहां पर
भैया एक काम करो, एक दाल लगा देना। तो आपने क्या करा, उस मेन्यू में से ऑप्शन को चूज किया, फिर आपने एक और चूज कर ली, भैया एक काम करो ये सब्जी लगा देना। फिर आपने एक और ऑप्शन चूज कर लिया, मान लो ये रोटी में ये ऑप्शन ले लेना मेरे लिए, डन। तो आपने क्या करा, आपने वहां पर अलग अलग ऑप्शन को चूज किया और वो सारे ऑप्शन किसको पकड़ा दिए, वेटर को। मगर एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं होटल के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो होटल के पर्सपेक्टिव में आप मल्टीपल ऑप्शन को चूज कर सकते हो, मगर स्विच की बात की जाए तो स्विच में आप एक बार में केवल एक ही ऑप्शन को चूज कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप मल्टीपल ऑप्शन चूज कर लो, ये भी ला दो, वो भी ला दो, वो भी ला दो, सब वर्क करना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। स्विच जो होता है वो सिंगल स्टेट को मैनेज करेगा एक बार में, मतलब आप मल्टीपल ऑप्शन चूज नहीं कर सकते, या तो आपको 1 चूज करना पड़ेगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, दैट्स इट, डन। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर स्विच स्टेटमेंट के सिंटैक्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, स्विच स्टेटमेंट की बात की जाए तो स्विच स्टेटमेंट को लिखने का तरीका क्या होता है, आप यहां पर सबसे पहले लिखोगे स्विच, डन। अब स्विच के पहले बहुत सारा कोड होगा, उसके ऊपर अपन आएंगे, मगर स्विच की बात की जाए तो स्विच के बाद में हमको यहां पर लगाना है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में हम यहां पर मेंशन करेंगे हमारी चॉइस। चॉइस मतलब क्या, हमारा ऑप्शन, कि हम कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, डन। और उसके बाद में यहां पर आपके पास में बन जाएगा एक ब्रैकेट, बात खत्म। अब यहां पर जो भी चॉइस आप यहां पर इंटर कराओगे उस चॉइस के बेसिस पर आपके पास में यहां पर अवेलेबल होंगे अलग अलग केसेस, डन। तो मान लीजिए मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट लगाया है केस 1 और देन कॉलन, ध्यान रखना यहां पे सेमीकोलन नहीं लगेगा, कॉलन लगेगा। केस 1 बीच में स्पेस है, अगर आप बीच में स्पेस नहीं भी दोगे तो आपको एरर नहीं देगा, मगर स्पेस देना जरूरी है, अदरवाइज आपको आपके प्रोग्राम में एक अनप्रिडिक्टेबल आउटपुट मिल सकता है, डन। और केस 1 के बाद में आपने यहां पर क्या लगा दिया है, ब्रेक, दैट्स इट। उसके बाद आपने यहां पर एक अलग ऑप्शन ले लिया, मान लीजिए केस 2, और देन आपने यहां पर क्या लगा दिया है, ब्रेक, डन, एंड सो ऑन, क्लियर। तो नॉर्मली ये जो होता है वो स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स होता है। इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी और होती है इसके अंदर जिसको बोला जाता है डिफॉल्ट। अभी डिफॉल्ट को मैं लिख देता हूं, बाकी एक्सप्लेन उसको बाद में करूंगा, डन। तो ये नॉर्मली क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स होता है, स्विच स्टेटमेंट को लिखने का तरीका होता है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके पास में अलग अलग क्या अवेलेबल है भाई साहब, केसेस। ये है आपका केस 1, ये है आपका केस 2, ये है आपका डिफॉल्ट केस। अब जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पर जो चॉइस है उस चॉइस को इंटर कराया है, मान लीजिए 1, तो स्विच क्या लिखेगा, स्विच के अंदर जो चॉइस पड़ी हुई, चॉइस क्या है आपकी 1 है, तो इस केस में आपका जो केस नंबर 1 होगा वो वर्क करेगा। और अगर यहां पर बात की जाए, आपने चॉइस की जगह पर वैल्यू क्या इंटर करा दी, मान लीजिए 2, तो यहां पर आपका केस नंबर 2 वर्क करेगा, क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब यहां पर अगर आप स्विच स्टेटमेंट की बात करो तो स्विच स्टेटमेंट में मान लीजिए आपने कोई केस लिखा है, केस 1 या केस 2 या केस 3 या केस 4, तो यहां पर केस का जो नंबर होता है वो नंबर हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। कांस्टेंट मतलब अगर केस की बात की जाए तो यहां पर आप किसी वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने कुछ ऐसा लिख दिया, मान लो फॉर एग्जांपल केस ए या केस बी, तो ऐसा अलाउड नहीं है, क्योंकि ए बी सी ये क्या होंगे, ये आपके वेरिएबल्स होंगे। तो केस में कभी भी कोई वेरिएबल अलाउड नहीं होता है, यहां पर आपको कोई ना कोई कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। बट अब कांस्टेंट की अगर बात की जाए तो एक चीज ध्यान रखना, कांस्टेंट की जगह पर जो केस है उसमें आप इंटीजर का यूज कर सकते हो, और आप इस जगह पर कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। मतलब इंटीजर कांस्टेंट अलाउड है या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट अलाउड है, मगर आप चाहो कि यहां पर मैं फ्लोट कांस्टेंट का यूज करूं, फ्लोट कांस्टेंट, तो ये अलाउड नहीं है। मतलब अगर आपने कुछ ऐसा लिखा केस 1 वैलिड, अगर आपने यहां पे कुछ ऐसा लिखा केस ए वैलिड, मगर यहां पर मान लीजिए आपने लिख दिया केस 1.1 इनवैलिड, ऐसा आप नहीं लिख पाओगे।
डन। तो ध्यान रखना, जब भी आप केस की बात करोगे तो केस की जो नंबरिंग होगी वहां पर इंटीजर कांस्टेंट अलाउड है, कैरेक्टर कांस्टेंट अलाउड है, मगर फ्लोट कांस्टेंट अलाउड नहीं है। डन। और इवन यहां पर आप वेरिएबल का भी यूज नहीं कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए, जो मैंने अभी तक आपको बताया है उस चीज को मैं एक बार आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके बता देता हूं कि ये कंसेप्ट कैसे वर्क करता है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि स्विच स्टेटमेंट का यूज मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम को बनाने के लिए किया जाता है। तो चलिए हम यहां पर सबसे पहले एक मेन्यू बनाते हैं और हमारा यहां पर प्रोग्राम है कि हमें एक कैलकुलेटर क्रिएट करना है। और कैलकुलेटर में हम चाहते क्या है कि कैलकुलेटर में आपके सामने सबसे पहले एक मेन्यू आए और उस मेन्यू में से जो भी ऑप्शन और सिलेक्ट करो, जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पे सिलेक्ट किया है एडिशन, तो एडिशन हो जाए। अगर आपने सिलेक्ट किया मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन हो जाए। तो इस तरीके से हम पहले एक मेन्यू बनाना चाहते हैं और उस मेन्यू के बेस पर हम ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्रिएट करना है एक मेन्यू। तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए मैं नॉर्मली कौन सा स्टेटमेंट का यूज करूंगा? प्रिंटफ। तो मेन्यू क्या है? मेन्यू आपके सामने एक मैसेज प्रिंट होगा और मैसेज प्रिंट कराने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? प्रिंटफ का। तो यहां पर मैंने स्टेटमेंट लगा दिया है, प्रेस 1 फॉर एडिशन। तो चलिए, प्रिंटफ का यूज करके मैंने आपके सामने एक मेन्यू क्रिएट कर दिया जिसमें पहला वाला ऑप्शन है, अगर आप 1 प्रेस करो तो एडिशन होना चाहिए, 2 प्रेस करो तो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, 3 प्रेस करने पे मल्टीप्लिकेशन, 4 प्रेस करने पे डिवीजन और 5 प्रेस करने पे आपका प्रोग्राम क्या हो जाए? एग्जिट हो जाए, मतलब बाहर हो जाए। डन। तो यहां पर सबसे पहले मेन्यू क्रिएट कर लिया है मैंने। तो इसको एक काम करते हैं, इस मेन्यू को हम एक बार प्रिंट कराकर देखते हैं। मैंने कोड कंपाइल किया और देन मैंने इस कोड को रन किया। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आपके सामने एक मेन्यू आ रहा है, मगर यहां पर कुछ होगा नहीं क्योंकि आपने ना तो स्विच लगाया है और ना ही आपने इनपुट का कोड किया है। तो मैं यहां पर सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, इंटीजर चॉइस, यस CH, सिंपल। कई लोग होते हैं इनको लगता है कि चॉइस ही लिखना पड़ेगा वेरिएबल का नाम, ऐसा जरूरी नहीं है, केवल एक इनपुट टाइप है कि आप कोई भी चॉइस ले सकते हो। तो मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया CH। डन। और इसके बाद में मुझे यहां पर क्या करना है? एक इनपुट देना है। तो जैसे क्या होगा, सबसे पहले आपके सामने एक मेन्यू आएगा। अब इस मेन्यू में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको कंप्यूटर को देना है। तो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए आप क्या यूज करते हो? स्कैनएफ। तो आपने यहां पे लगा दिया स्कैनएफ और स्कैनएफ का यूज करके आप कोई वैल्यू इंटर कराओगे। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आपको एडिशन के लिए 1 इंटर कराना है, सब्ट्रैक्शन के लिए 2, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3, डिवीजन के लिए 4, और अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोग्राम बाहर हो जाए तो आपको क्या इंटर करना है? 5। अब एक चीज देख रहे हो आप कि यहां पर आपको इनपुट में देना है 1 2 3 4 5 और ये कैसी वैल्यू है? इंटीजर। दैट्स व्हाई यहां पर वेरिएबल का टाइप क्या लिया है मैंने? इंटीजर। डन। और यहां पर मैंने वैल्यू इंटर करा दी है एंड CH। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपके सामने एक मेन्यू क्रिएट हो चुका है, आपने यहां पर एक इनपुट दे दिया है। तो मान लीजिए आपने यहां पर CH की वैल्यू इंटर करा दी 2, मतलब CH की वैल्यू अगर आपने 2 इंटर कराई, मतलब आपने चॉइस क्या इंटर कराई है? 2। तो इस केस में क्या होना चाहिए? इस केस में आपके प्रोग्राम में सब्ट्रैक्शन का वर्क होना चाहिए। डन। तो चलिए एक काम करते हैं, अब यहां पर हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि स्विच स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो स्विच स्टेटमेंट को लिखने का तरीका क्या होता है? पहले आप लिखोगे स्विच और स्विच के बाद आपको लगाना है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर आपको मेंशन करनी है आपकी चॉइस। तो चॉइस कौन है? CH। दैट्स इट। और इसके बाद आपको यहां पर क्रिएट करने आपके केसेस कि कौन कौन से केस आप क्रिएट करना चाहते हो। तो आपका पहला केस कौन है? एडिशन, दूसरा केस सब्ट्रैक्शन, तीसरा केस मल्टीप्लिकेशन, चौथा केस डिवीजन और 5वां केस एग्जिट। तो चलिए यहां पर मैं कुछ केसेस क्रिएट करता हूं। केस 1 ब्रेक, केस 2 ब्रेक, केस 3 ब्रेक, केस 4 break, and then case 5 and then break. डन। अभी जो ब्रेक स्टेटमेंट इसका क्या रोल है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा प्लीज, अब यहां पर केस 1 और ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है इसके बीच में आपको वो लॉजिक लिखना पड़ेगा जो कि आप एक इनपुट पर कराना चाहते हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति 1 प्रेस करेगा तो जो भी लॉजिक 1 प्रेस करने पे होना चाहिए वो कहां लिखोगे? केस 1 और ब्रेक के बीच में। अगर कोई व्यक्ति 2 प्रेस करेगा तो 2 प्रेस करने पे क्या होना चाहिए? सब्ट्रैक्शन। तो वो लॉजिक अपन कहां लिखेंगे? केस 2 और ब्रेक स्टेटमेंट के बीच में।
अगर किसी ने 3 प्रेस किया तो मल्टीप्लीकेशन वाला जो लॉजिक है वो अपन कहां लिखेंगे, केस 3 और ब्रेक स्टेटमेंट के बीच में। डन। तो चलिए हम केस 1 और ब्रेक स्टेटमेंट के बीच में एडिशन का लॉजिक लिख देते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, a, b, c, दैट्स इट। डन। अब स्टार्ट करते हैं हमारे पहले केस के साथ में। तो यहां पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहां पे स्टेटमेंट लगा दिया प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ a। आपको a की वैल्यू एंटर करानी है, एक मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा। देन आपने क्या लगा दिया यहाँ पे स्कैनफ, और देन आपने सबसे पहले किसकी वैल्यू एंटर करी, a की। बात खत्म। अब क्या करना है, अब आपको वैल्यू एंटर करानी है किसकी, b की, और देन यहाँ पर b की वैल्यू एंटर हो जाएगी। और देन आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए वेरिएबल हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, और उस वेरिएबल का नाम क्या आपका c, और मैंने लिख दिया c इक्वल टू a प्लस b। अब आपका जो आंसर है वो काय में आ चुका है, c में, और यहां पर हमने क्या करा, c की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। तो मैंने आउटपुट लगा दिया है यहाँ पे प्रिंट एडिशन ऑफ परसेंटाइल d एंड परसेंटाइल d इक्वल टू परसेंटाइल d कॉमा a कॉमा b कॉमा c, दैट्स इट। तो ये आपका एडिशन वाला जो कोड है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, दैट्स इट। अब इसी कोड को मैं केस 2, केस 3, केस 4 में कॉपी कर देता हूं। तो यहां पर केस 2 में कौन सा कोड हो गया आपका, एडिशन की जगह पर सब्ट्रैक्शन। तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं अपन यहां पे। डन। इसके अलावा इसी कोड को मैंने अगेन कॉपी कर दिया है केस नंबर 3 के अंदर, और यहां पर आपका कौन सा कोड हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, दैट्स इट। एंड देन केस 4 में हमने एक और कोड लगा दिया है, किस चीज के लिए, डिवीजन के लिए। तो यहां पर हमने क्या करा, तो दैट्स इट। तो इस तरीके से आपके यहां पर 4 केस रेडी हो चुके हैं। डन। तो आपके प्रोग्राम का फ्लो क्या है, आपके प्रोग्राम का फ्लो है कि आपके पास में एक वेरिएबल अवेलेबल है ch, जो कि चॉइस इंटर कराने के लिए। इसके अलावा 3 वेरिएबल हैं a, b और c। ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए अपने वेरिएबल डिक्लेयर करें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। उसके बाद क्या होगा, जैसे आपका प्रोग्राम चलेगा तो आपके सामने सबसे पहले क्या आएगा, एक मेन्यू आएगा। उस मेन्यू में से आप क्या करोगे, कोई ऑप्शन को चूज करोगे। तो जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पर इस मेन्यू में से ऑप्शन क्या चूज किया, मान लीजिए 2। तो यहां पर जो 2 है वो किस में असाइंड हो जाएगा, वो असाइंड हो जाएगा ch के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर। देन ये जो ch है वो कहां जाएगा, स्विच के पास। अब स्विच के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ch, और ch की बात किया तो ch की वैल्यू आपने क्या इंटर कराई है, ch की वैल्यू आपने इंटर कराई है 2। तो इस केस में आपका जो केस 1 है वो वर्क नहीं करेगा, और स्विच डायरेक्टली यहां से फॉरवर्ड कर देगा केस नंबर 2 पर। और जो केस नंबर 2 के अंदर जो लॉजिक लिखा हुआ है वो लॉजिक आपके प्रोग्राम में वर्क करेगा। तो चलिए एक बार हम इस कोड को रन करने की कोशिश कर। कोड कंपाइल्ड, कोड रन। आपका ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है, 1 2 3 4 5। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया 1, तो क्या बोल रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ a। तो आपको a की वैल्यू इंटर करानी है 34, आपको b की वैल्यू इंटर करानी है। तो मान लीजिए आपने इंटर करा दी वैल्यू 46, आपको आउटपुट में क्या मिल गया, 80। डन, क्लियर है। और आपका प्रोग्राम क्या हो चुका बाहर। आप एक चीज नोटिस करोगे कि जैसे ही आपने 1 प्रेस किया था तो 1 प्रेस करने पे कहां आएगा, केस नंबर 1 के पास। और केस नंबर 1 और ब्रेक केस में कौन सा लॉजिक लिखा हुआ है, एडिशन का। तो ये वाला लॉजिक आपका वर्क करेगा, और इस लॉजिक के वर्क करने के बाद कौन वर्क करेगा, ब्रेक। और जैसे ही ब्रेक वर्क करेगा ये कहां ले जाएगा आपको, स्विच स्टेटमेंट के बाहर यहां पर। और इसके बाद अगर यहां पर कुछ लिखा होता, ये क्या है, स्विच स्टेटमेंट यहां पे खत्म हो रहा है और मेन यहां पे खत्म हो रहा है। तो यहां पर अगर कुछ लिखा होता तो वो स्टेटमेंट वर्क करता, मगर यहां पर क्या किया आपने, जैसे आपके ब्रेक स्टेटमेंट ने वर्क किया उसने कहां पहुंचा दिया आपको, स्विच स्टेटमेंट के बाहर। दैट्स इट, डन। तो चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर इस कोड को मैं एक बार फिर से कंपाइल और रन करके देखता हूं। डन। तो मैंने कोड कंपाइल किया और मैंने कोड को अगेन रन किया। तो यहां पर आपके सामने वापस एक मेन्यू आ गया,
प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन। और देन मैंने यहां पर क्या किया, एक ऑप्शन चूज कर लिया, तो मैंने यहां पर प्रेस किया 1, डन। अब मैं क्या चाहता हूं, जैसे मैंने यहां पे 1 प्रेस किया तो आपका जो एडिशन वाला लॉजिक है वो वर्क करना स्टार्ट कर चुका है। मुझे यहां पर ए की वैल्यू इंटर करानी है, मैंने वैल्यू इंटर करा दी 10। फिर मुझे बी की वैल्यू इंटर करानी है, मैंने बी की वैल्यू इंटर करा दी 20, और मुझे आउटपुट में क्या मिल गया, एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इक्वल टू 30, बात खत्म। बट मैं यहां पर यह चाहता हूं कि जैसे ही मैंने 1 प्रेस किया था और एडिशन वाला लॉजिक स्टार्ट हुआ, उसके पहले ये जो मेन्यू है, ये मेन्यू क्या हो जाए, गायब हो जाए। जैसे ही मैं कोई इनपुट दूं 1 या 2 या 3, कोई भी इनपुट दूं, वैसे ही इनपुट देने के तुरंत बाद ये मेन्यू क्या हो जाए, यहां पे गायब हो जाए। अब शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि अगर हम जीसीसी कंपाइलर की बात करें तो जीसीसी कंपाइलर में हमारे पास में एक फंक्शन अवेलेबल है जिसका नाम है सिस्टम, और उस फंक्शन का यूज करके हम स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। सिस्टम फंक्शन के बहुत सारे वर्क हैं, मगर मैं अभी बेसिक यूज कर रहा हूं उसका, तो मैंने यहां पे लिखा है सिस्टम, और उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर मैंने लगा दिया यहां पे CLS, डन। अब सिस्टम फंक्शन की बात की जाए तो सिस्टम फंक्शन एक लाइब्रेरी में अवेलेबल है, और उस हेडर फाइल का नाम क्या है, stdlib.h, दैट्स इट, डन। अब यहां पर आपका कोड क्या हो जाएगा, कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। तो चलिए हम इस कोड को वापस से कंपाइल और रन करते हैं। कोड कंपाइल्ड, कोड रन। अब मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया 1। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि आपका मेन्यू वापस से क्या हो गया, गायब हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने यहां पर इनपुट दिया क्या 1, और उसके बाद किसने वर्क करा, सिस्टम CLS ने, और जैसे सिस्टम CLS वर्क करेगा, ये क्या करेगा, क्लियर कंसोल स्क्रीन, दैट्स इट, डन। अब इनपुट किसके पास आएगा, CH के पास, और केस नंबर 1 के वर्क करने के बाद कौन वर्क करेगा, ब्रेक, और ब्रेक के वर्क करते ही आपका कंट्रोल कहां जाएगा, इस स्विच स्टेटमेंट के बाहर, डन। और उसके बाद कौन वर्क करेगा, मेन का क्लोजिंग ब्लॉक, डन। तो इस तरीके से आपका स्विच स्टेटमेंट वर्क करेगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात करें तो यहां पर मैंने केस नंबर 5 भी लिया हुआ है। केस नंबर 5 किस चीज के लिए, केस नंबर 5 का यूज हम तब करेंगे जब हम हमारे प्रोग्राम से एग्जिट होना चाहते हैं, मतलब बाहर होना चाहते हैं, रिमेंबर। तो जैसे मान लो ना तो आप एडिशन करना चाहते हो, ना सब्ट्रैक्शन, ना मल्टीप्लीकेशन, ना डिवीजन, आप क्या करना चाहते हो, आप आपके प्रोग्राम के बाहर आना चाहते हो। तो इस केस में आप क्या प्रेस करोगे, 5, और जैसे आप 5 प्रेस करोगे कहां पहुंच जाएगा, केस नंबर 5 पर। अब इस केस में मैं यहां पर एक फंक्शन का यूज करूंगा जिस फंक्शन का नाम होता है एग्जिट, और इस एग्जिट के ब्रैकेट में हम यहां पर मेंशन करेंगे 0। अब एक चीज ध्यान रखना, इस 0 की जगह पर यहां पर आप चाहो तो 1 भी मेंशन कर सकते हो। अगर आप 0 मेंशन करोगे तो इसका मीनिंग होता है नॉर्मल टर्मिनेशन, और अगर आप यहां पे 1 मेंशन करोगे तो इसका मतलब होता है एबनॉर्मल टर्मिनेशन। अब नॉर्मल टर्मिनेशन क्या होता है और एबनॉर्मल टर्मिनेशन क्या होता है, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा जब मैं आपको एग्जिट और ब्रेक में डिफरेंस बताऊंगा कि एग्जिट और ब्रेक में डिफरेंस क्या है। बट अभी की बात की जाए तो जैसे ही आप 5 प्रेस करोगे तो कौन वर्क करेगा, एग्जिट, और जैसे ही एग्जिट वर्क करेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, आपका जो प्रोग्राम है यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, आपका प्रोग्राम यहां पे खत्म हो चुका है, डन। तो यहां पर आपको लिखना है एग्जिट और उसके बाद लिखना है 0। अब एग्जिट की बात की जाए तो एग्जिट के हेडर फाइल का नाम होता है stdlib, डन। तो यहां पर एग्जिट के लिए मुझे अलग से हेडर फाइल लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जिट के हेडर फाइल का नाम क्या होता है, stdlib। तो चलिए हम इस कोड को भी एक बार कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। कोड कंपाइल्ड, कोड रन, आपने प्रेस किया 5 और सीधे कहां आ गया, प्रोग्राम के बाहर, दैट्स इट। आपका प्रोग्राम क्या हो चुका है, यहां पे टर्मिनेट हो चुका है, डन। चलिए अब यहां पर एक छोटा सा चेंज, और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात करें तो यहां पर अपन ने इनपुट में क्या दिया है, 1 2 3 4 5, डन। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं यहां पर इंटीजर इनपुट देने के बजाय कैरेक्टर इनपुट पे काम करना चाहता हूं। मतलब मैं चाहता हूं कि 1 प्रेस करने के बजाय मैं प्लस प्रेस करूं, सब्ट्रैक्शन के लिए 2 प्रेस करने के बजाय मैं माइनस प्रेस करूं, मल्टीप्लीकेशन के लिए 3 प्रेस करने के बाद मैं मल्टीप्लीकेशन प्रेस करूं, स्टार प्रेस करूं, और डिवीजन के लिए मैं डिवाइड का सिंबल प्रेस करूं।
और अगर मैं एग्जिट करना चाहता हूं तो मैं यहां पे क्या प्रेस करूं, एक्स, डन। तो इस पर्टिकुलर केस की अगर बात की जाए तो इस केस में हमारे जो इनपुट है वो किस फॉर्म में है, कैरेक्टर फॉर्म में। तो इसके लिए मैंने वेरिएबल का नाम CH ही रखा है, मगर उसका टाइप क्या दे दिया है, कैरेक्टर, बात खत्म। अब यहां पर आपको एक छोटा चेंज करना पड़ेगा, परसेंटाइल डी है क्या लगाना पड़ेगा, परसेंटाइल सी। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, अब यहां पर आप ऑप्शन में क्या दे सकते हो, अब यहां पर आप ऑप्शन में मतलब चॉइस में दे सकते हो कोई कैरेक्टर वैल्यू ABCD प्लस माइनस जो भी। तो यहां पर आप प्लस डाल सकते हो, आप चाहो तो माइनस इंटर कराओ, आप चाहे तो डिवाइड इंटर कराओ, आप चाहे तो मल्टीप्लाई इंटर कराओ, डन। और अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोग्राम एंड हो जाए, क्लोज हो जाए, तो आप क्या प्रेस करोगे, एक्स, डन। चलिए अब इस केस में आपको केस 1 नहीं लेना है, आपको यहां पर यूज करना है कैरेक्टर कांस्टेंट का। अभी आपने कौन से कांस्टेंट का यूज करा, इंटीरियर कांस्टेंट। मगर मैं क्या चाहता हूं, यहां पर जो एडिशन का लॉजिक है वो 1 प्रेस करने पे हो या प्लस प्रेस करने पे हो, प्लस। तो इस केस में 1 को यहां से हटा दूंगा और मैं कैरेक्टर कांस्टेंट का यूज करूंगा। और मैंने आपको बताया था कि जो कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं उनको हम क्या में लिखते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो यहां पे लिख दिया मैंने प्लस। अब 2 की बजाय मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, माइनस, दैट्स इट। 3 की बात की जाए तो 3 की जगह पे मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, मल्टीप्लीकेशन। और 4 की बात की जाए तो 4 की जगह पे हम क्या मेंशन कर देंगे, डिवीजन, दैट्स इट। और जो फिफ्थ है, केस नंबर 5 जो कि एग्जिट के लिए, उस जगह पे मैंने यहां पे लगा दिया है, मान लीजिए एक्स, दैट्स इट, डन। तो इस तरीके से हम यहां पर हमारे स्विच स्टेटमेंट को रन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर चॉइस, डन। हमने इसके पहले इंटीरियर चॉइस के ऊपर वर्क किया था, अब हमने कैरेक्टर चॉइस को यहां पे यूज किया है, डन। तो एक काम करते हैं, इस कोड को वापस से कंपाइल और रन करके चेक करते हैं। कोड कंपाइल्ड, कोड रन। यहां पर आपको ऑप्शन क्या मिले, प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, डिवाइड फॉर डिवीजन, मल्टीप्लाई फॉर मल्टीप्लीकेशन और एक्स फॉर द एग्जिट। तो मैं यहां पर प्रेस करते तो मान लीजिए माइनस, और देन मैंने एंटर प्रेस किया और मुझसे बोला एंटर द वैल्यू ऑफ ए। आपने यहाँ पे वैल्यू एंटर कराई ए की 100, आपने बी की वैल्यू एंटर कराई मान लीजिए 89, आपको आंसर में क्या मिलेगा, 11, डन। तो आप किसी भी स्विच स्टेटमेंट में जो केसेस हैं उन केसेस की वैल्यू को क्या ले सकते हो, कैरेक्टर कांस्टेंट या फिर इंटीजर कांस्टेंट। फ्लोट कांस्टेंट यहां पर अलाउड नहीं है। अभी इस वीडियो में मैंने आपको स्विच स्टेटमेंट के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट को बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्विच स्टेटमेंट के बारे में कुछ एडवांस कंसेप्ट बताऊंगा और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस केस में आपको स्विच का यूज करना चाहिए और किस केस में आपको इफ एल्स का यूज करना चाहिए। और इफ एल्स और स्विच की बात की जाए तो कौन ज्यादा बेटर है, डन। तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर दिस कंटेंट विथ योर फ्रेंड्स। और वो जो लाल बटन है उसको दबाओ, डन। अभी भी 50% स्टूडेंट्स हमारे कंटेंट को देख रहे हैं मगर उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब। राधे राधे, जय श्री राम। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।